4 बजे गुजरात के सूरत से ट्रेन शुरू हो गई है। 12 मई को गुजरात के सूरत से हरिद्वार तक भी ट्रेन चलेगी। इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घर लौट रहे प्रवासियों से अपील की है कि सभी प्रवासी स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करें। सूरत से काठगोदाम के लिए एक रेलगाड़ी चलेगी, जिसमें हमारे कुमाऊं मंडल के जो लोग हैं वो उसमें आएंगे। और इसी तरह से 12 मई को दूसरी ट्रेन सूरत से चलेगी जो हरिद्वार आएगी। 12 मई वाली ट्रेन का समय अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो भी निर्धारित हो जाएगा। मैं तमाम जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी हैं जो वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि वो स्वस्थ रहें और जरूर उन नियमों का पालन करें जिससे कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं। मास्क अवश्य पहनें, हाथ बार बार साबुन से हम लोग धोएं और जो शारीरिक दूरी है उसका हम अवश्य अनुपालन करें। उससे हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और औरों का भी स्वास्थ्य ठीक रह सकेगा। धन्यवाद करना चाहूँगा गुजरात के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े पदाधिकारी भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, श्री दिनेश भाई पटेल जी का, श्री गोपाल गोस्वामी जी का और श्री राहुल शर्मा जी का, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं उन्होंने की, उनको सही तरीके से मार्गदर्शन किया और भोजन आदि की भी व्यवस्था इन लोगों ने की है। मैं उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी प्रवासी जो वापस लौट रहे हैं वो गाँव में आकर भी जो हेल्थ के नॉर्म्स हैं, मेडिकल नॉर्म्स हैं, उनका पालन करेंगे। गाँव में गाँव के प्रधान को या जहाँ पर भी वो रहेंगे, जो निर्देश हमको मिले हैं उन निर्देशों का वो पालन करने में अपना सहयोग। केंद्र और प्रदेश सरकारें लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने के लाख दावे कर रही हों, पर अगर गरीब मजदूरों की पीड़ा को देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। मंगलौर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक परिवार के 16 लोगों की लाचारी देखकर सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आई। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले ये लोग हरिद्वार में गोलगप्पे बेचकर जीवन यापन कर रहे थे और इनमें से बच्चे, महिला और पुरुष सहित कुल 16 लोग थे। लेकिन लॉकडाउन के चलते इन गरीबों पर दोहरी मार पड़ गई। एक तो कारोबार खत्म हुआ और दूसरा अपने घर जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिला। जब ये लोग मीडिया से रूबरू हुए तो इनका दर्द छलक पड़ा और इन्होंने बताया कि उनका इरादा है कि वह किसी तरह उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाए, फिर हो सकता है कि उन्हें वहां से कोई साधन मिल जाए जो उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का कोई रास्ता दिखाए। ठीक है, 1 महीना आया, 1 महीना बंद कर दिया। अब क्या मैं 3 दिन क्या करूंगा मैं 3 महीने? ना पानी को रोटी के खर्चे लिए है, पैसे भी नहीं है जेब में। ग्वालियर मुझे पहुंचाओ कैसे भी, ठीक है? यहाँ मरना वहाँ मरना एक ही बात है। कोरोना महामारी के बीच बाजपुर में आंधी तूफान और बारिश ने इस कदर कहर बरपाया कि जो कुछ परिवार के लिए आफत बन गई है। जहां काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र स्थित एक निजी राइस मिल की दीवार गिरने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रबंधन द्वारा उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 युवकों का उपचार के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। परिजनों द्वारा उपचार के लिए दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बाजपुर में अपने काम से घर वापस जा रहे आंधी से एक पेड़ गिरने से बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं रुद्रपुर में बाइक पर सवार एक युवक के ऊपर आंधी से पेड़ गिरने से उसकी भी मौत हो गई। बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था दिन में 2 बजे के करीब। तब हमारे पास 3 लोग आए, जिसमें से एक तो डेड बॉडी थी। जब वो आया तो हमने पल्स वगैरह देखी तो वो डेड था। उसका नाम जाकिर था और 2 लोग थे, मोहसिन और आज़ाद, 25-26 साल के। एक की जांघ की हड्डी टूटी हुई थी और एक की कमर की हड्डी और कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी। हमारे पड़ोस में ना एक दीवार गिर गई तो चीख पुकार हो रही थी। हम मौके पे गए तो मलबे के नीचे दबे पड़े थे। इनको उठा के हमने मलबा हटा के हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
उत्तरकाशी जिला प्रशासन में आज तब हड़कंप मच गया जब ग्रीन जोन जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। आपको बता दें कि गुजरात राज्य के सूरत से आए 4 युवक 7 मई को अपने 3 साथियों के साथ व्यक्तिगत वाहन से देहरादून से चिंस्याली नगड़ पहुंचे, जहां सभी का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। एहतियात के तौर पर एक युवक को सीधे जिला मुख्यालय में स्थापित कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, जबकि 3 अन्य को क्वारंटीन किया गया। शनिवार देर रात आइसोलेशन वार्ड में रखे युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो जिला प्रशासन सहित जनपद में हड़कंप मच गया, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद ग्रीन जोन में है और अभी तक यहां पर कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला नहीं था। लेकिन कोरोना पॉजिटिव मिलने से कहीं न कहीं उत्तरकाशी जनपद के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनता से अपील की है कि घबराने की कतई भी जरूरत नहीं है। उधम सिंह नगर जिले में 4 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद से ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। चारों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। चारों मरीजों के सैंपल शनिवार को सुशीला तिवारी अस्पताल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद चारों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जानकारी के मुताबिक 3 लोगों को 7 मई को बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ था और जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, जबकि एक मरीज को खटीमा अस्पताल में भर्ती किया गया था। 3 मरीज उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले हैं, 2 मरीज गदरपुर और एक खटीमा का रहने वाला है, जबकि एक मरीज अल्मोड़ा का रहने वाला है। चारों लोग दिल्ली, हरियाणा, पीलीभीत और गुजरात से 7 मई को उधम सिंह नगर बॉर्डर में पहुंचे थे। जो कल का था वो भी ट्रैवल हिस्ट्री वाला ही एक लड़का था जो पॉजिटिव आया था, और आज के भी जो 4 केस हैं वो चारों के चारों जो है ट्रैवल हिस्ट्री ही है उनकी। सभी बाहरी ज़िलों से और बाहरी जनपदों से और बाहर के राज्यों से आए हुए हैं। मूल निवासी सभी यहीं के हैं, जिसमें से 2 जो हैं गदरपुर के निवासी हैं, एक जो है अल्मोड़ा सोमेश्वर का निवासी है और एक जो है खटीमा का निवासी है। और इन सभी की हिस्ट्री जो है गुजरात से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक की है। भारत सरकार की युवक युवतियों के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास के तहत तमाम तरह के स्वरोजगार प्रशिक्षण देकर जहां रोजगार से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं ये महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण भी करने के साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं। इसी कड़ी में अब डोईवाला सॉफ्टरोन में तमाम महिलाएं मास्क बनाने का प्रशिक्षण लेकर स्वयं फेस मास्क बनाकर बाजार में उपलब्ध कराने के काम में जुट गई हैं। डोईवाला के सॉफ्टरोन कंप्यूटर के संचालक हरविंदर सिंह ने कौशल विकास के तहत महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया। हरविंदर सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है और अपनी सुरक्षा को देखते हुए अब मास्क अनिवार्य हो गए हैं। इसलिए हम अपनी संस्था से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर कौशल विकास के तहत स्वावलंबी बना रहे हैं। बताना चाहूँगा, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं कि देश में और पूरे विश्व में जो कोरोना का जो इस समय बहुत मामला हो रखा है और ये बहुत संगीन मामला है, तो इसमें मास्क बहुत अनिवार्य है ताकि इन्फेक्शन को किस तरह से रोका जा सके। तो हमने ये वॉशेबल मास्क हैं, ड्यूरेबल हैं, इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ये यूज़ एंड थ्रो नहीं है और बहुत कम रेट पे ये जो महिलाएं हैं इनको पहले हमने प्रशिक्षण भी दिया है उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम के तहत, और वही महिलाएं जो है अब इसमें जुड़ के स्वरोजगार भी प्राप्त कर रही हैं और समाज के लिए मास्क भी दिया है। उधम सिंह नगर की बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र में हर वर्ष बिहार, कश्मीर, यूपी के अलग अलग हिस्सों से सीजनल कर्मचारी काम के लिए आते हैं। लॉकडाउन के कारण चीनी मिल में अनेकों मजदूर फंस गए थे और इससे पहले चीनी मिल प्रशासन द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश पर यूपी के 106, कश्मीर के 18 कर्मचारियों को पहले ही रवाना कर दिया गया था। मिल प्रशासन ने बिहार के 97 कर्मचारियों को चेकअप के बाद उनके घर भेज दिया है। अब चीनी मिल के 18 कर्मचारी और रह गए हैं, जिनको वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं घर पहुंचने की खुशी में श्रमिकों ने बताया कि उनके सामने काफी दिक्कत थी, क्योंकि परिवार के सदस्यों से दूर रह रहे थे। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा उनकी घर वापसी के लिए जो कार्य किया गया है, उसके लिए वो सरकार को बधाई दे रहे हैं। मैं बाजपुर शुगर फैक्ट्री में काम करता हूँ। उत्तराखंड में 2 महीने से फंसा हूँ। तो यहाँ का सरकार हमको सुरक्षित सभी जांच कर करके बिहार भेज रही है। क्वारंटाइन में रहेंगे, सरकार जो व्यवस्था करेगी वहाँ रह के अपना पालन करेंगे, उसके बाद सरकार जो छोड़ेगी अपने घर जाएंगे। बाजपुर कोऑपरेटिव शुगर मिल है, ये अक्टूबर-नवंबर में प्रारंभ होती है। तो इसमें कई सामयिक मजदूर जो उत्तर प्रदेश और बिहार से भी आते हैं। इसी क्रम में लगभग 97 मजदूर ऐसे हैं जो बिहार से यहाँ पर आए थे और लॉकडाउन के बाद से वो यहीं पर रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के भी कई मजदूर थे, तो इसको हमने एज ए क्वारंटीन सेंटर डेवलप किया था और उसके बाद इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करके फिर उन्हें बाकायदा एक सर्टिफिकेट देके आज इनको यहाँ से 97 मजदूरों को बिहार के लिए भेजा जा रहा है।
बाजपुर कोसी नदी क्षेत्र खनन पट्टों में अधिकारियों की सूचना पर जेसीबी मशीन की मदद से उपखनिज चुगान और निकासी कार्य शुरू होने की सूचना पर खनन से जुड़े श्रमिक भड़क पड़े और सभी ने हंगामा काटते हुए अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि कोसी नदी से जुड़े श्रमिकों के पास खनन निकासी के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। ऐसे में मशीनें चलने से हम सभी लोग काम से वंचित हो जाएंगे। ग्राम हाथीकुंडा निवासी करमवीर सिंह का आरोप है कि सरकार नदियों में जेसीबी की मदद से खनन शुरू करने जा रही है, जिससे कि नदी का जलस्तर घटने से किसानों को काफी परेशानी होगी और कोसी नदी कटान बचाव के लिए बनाई गई पिचिंगों पर भी असर पड़ेगा। यहाँ पे भूखे प्यासे पड़े हैं। यहाँ पे भराई करने छनाई करने के लिए आते थे। अब ये जब से लॉकडाउन लगा है, जब से हमारा सभी का मतलब मजदूर आदमी खाली पड़े, ना मजदूरी मिल रही है, ना भराई करने का काम मिल रहा है। हमारे यहाँ नदी में जेसीबी चलाने के आदेश दिए जा रहे हैं पट्टे धारकों के लिए। हम ये चाहते हैं इतनी लेबर हमारे यहाँ पड़ी हुई है बेरोजगार, और जेसीबी की ना परमिशन देकर अगर लेबर से यहाँ पर काम कराया जाए तो लेबर भी काम कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा जो जेसीबी मशीनों से खनन करने की अनुमति दी गई है वो सरासर गलत है। अगर जेसीबी से खनन होगा तो जो लॉकडाउन के टाइम पे कोसी नदी में बाहरी क्षेत्रों की लेबरें फंसी हुई हैं और जो स्थानीय लेबर है वो बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएगी। इन बेचारों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, घर जाने तक के पैसे नहीं हैं, सरकार की तरफ से घर भेजने का कोई इनकी व्यवस्था नहीं है। सर यहाँ पर जेसीबी चलाने की योजना बनाई जा रही है। रोज़ सुनने में ये आ रहा है कि आज जेसीबी चलेंगी, रोज़ खड्डे हो जाएंगे। यहाँ हम कहाँ जाएंगे? हम भूखे हैं, भूखे रह रही है लेबर। यहाँ पर काम कुछ है नहीं, बाहर से आए हुए हैं, ना ही घर जाने की सुविधा है। हम क्या करें? और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मिलिट्री कैंट एरिया में रास्ता विवाद को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों और सेना के जवानों में पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें कुछ ग्रामीण महिलाएं भी घायल हुई थी। वहीं पुलिस ने लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करने सहित बलवा में 25 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं सेना की तरफ से भी अलग अलग 2 मुकदमे में 7 ग्रामीणों सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने सेना के 4 नामजद जवानों सहित करीब 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। एसपी देहात सत्य किशोर सिंह का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। कल्याणपुर में रास्ते को लेकर एक विवाद की स्थिति में कल विरोध उत्पन्न हुआ था दो पक्षों के मध्य, जिसमें कुल 4 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। एक अभियोग पुलिस की ओर से ये वर्तमान में लागू धारा 144 और लॉकडाउन के उल्लंघन के संबंध में अंतर्गत आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के पंजीकृत किया गया है। समग्रता से सभी संभावित पहलुओं से जांच की जाएगी और निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद इसमें चीजों को आगे गति दी जाएगी। तीर्थनगरी ऋषिकेश में जापानी महिला के साथ अश्लील बातें करने और जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आमबाग निवासी 3 योगा टीचरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जापानी महिला योग सीखने के लिए ऋषिकेश पहुंची थी। इस दौरान उसके साथ आमबाग स्थित एक योग सेंटर में 3 योगा टीचरों ने अश्लील हरकतें करने की कोशिश की।
सही समय पर महिला योग सेंटर से बचकर सीधे पुलिस के पास पहुंच गई। मामला विदेशी महिला से जुड़ा था। इससे महिला सब इंस्पेक्टर नमता सैनी ने तत्काल आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देकर उनको गिरफ्तार कर लिया है। सरोवर नगरी नैनीताल में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और थोड़ी ही देर में काले घने बादलों ने शहर को पूरी तरह से इस तरह से ढक लिया, दिन में मानो रात हो गई हो। सड़क पे चलने वाले इक्का दुक्का वाहनों को लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है। तेज गड़गड़ाहट के साथ हो रही बारिश और आंधी के चलते नैनी झील से लगी मॉल रोड में सड़क किनारे विशालकाय पेड़ धराशायी हो गए, जिससे कि मॉल रोड में वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। गनीमत रही कि लॉकडाउन के चलते मई माह में पर्यटक वाहनों से हमेशा गुलगार मॉल रोड खाली होने से कोई हादसा नहीं हुआ। लॉकडाउन 3.0 के चलते लोग पहले तो मुश्किल में हैं ही, और वहीं मई माह में हो रही बरसात ने लोगों के साथ साथ काश्तकारों की भी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कोटद्वार में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि दिन में 2 बजे मानो ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज रहे हों। उसके बाद आई आंधी तूफान और बारिश के चलते NH 574 नेशनल हाईवे पर कोटद्वार कोडिया में विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर गया। बिजली के खंभे टूट गए। इसके चलते हाईवे जाम हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा विद्युत विभाग को सूचना दी गई और तुरंत सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ से गिरे खंभे टूटे, तारों को काटा और उसके बाद जाम खुलवाया गया। वहीं स्थानीय निवासी योगेंद्र पाल ने बताया कि तेज आंधी तूफान आने के कारण पेड़ गिर गए हैं, जिससे काफी खंभे टूट गए हैं। और एकदम से क्या मैं बिजली कड़क के हो गई, बारिश आ गई और क्या मैं तूफान इतना तेज था कि क्या मैं सामने वाला पेड़ गिर के और पूरा क्या मैं एकदम से सारी क्या मैं खंबे उम्बे सब टूट गए। चारों तरफ तबाही का एकदम से मंजर हो गया। गाड़ियां जाम लग गई चारों तरफ। क्या मैं मानहानि की किसी को वो नहीं हुई, जान मान की किसी वो नहीं है अभी तक कोई, मगर ये है कि तूफान से क्या मैं खंबे उम्बे चारों तरफ के टूट गए हैं और साइड में एक गाड़ी भी दबी हुई है। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे कि मौसम सुहाना हो गया। धान की फसल में बारिश का पानी लगने से किसान खुश हुए, तो वहीं आई तेज आंधी से आम के बागों से कच्चे आम गिरने से कुछ किसान मायूस हो गए। वहीं आम की पैदावार करने वाले किसानों को आंधी से भारी नुकसान हो गया, तो वहीं गर्मी में धान लगाने वाले किसानों को राहत मिल गई। वहीं आंधी तूफान से पेड़ गिरने से विद्युत विभाग के खंभे और तार टूटने से बिजली को भी भारी नुकसान हुआ, तो वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। खटीमा के ग्राम मुडेली और पचोरिया में आए आंधी तूफान से काफी नुकसान हो गया। आंधी तूफान के कारण कच्चे घरों की छत उड़ गई, तो वहीं एक कच्चे मकान में कुछ लोग घायल हो गए। आंधी तूफान से बिजली की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है और कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। मंगलौर क्षेत्र में अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और भीषण वर्षा ने अपना रूप धारण कर लिया, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी भी हो गई। अब बारिश का मौसम कब तक रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। सुबह के 11 बज रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सुबह के 11 बज रहे हैं। मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। दिन में ही अंधेरा छा गया। जैसे कि देखा जा सकता है, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और लगातार जो है बारिश हो रही है। जहां एक और जो है रोजेदारों को इसका फायदा मिला है, वहीं दूसरी ओर जो किसान हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी भी कुछ गेहूं खेतों में कटना बाकी है। इस मौसम को देखते हुए किसानों की धड़कनें बढ़ गई हैं। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। रुड़की के लक्सर मार्ग पर ढंडेरा गांव स्थित एक बंद पड़ी हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दुकान में आग की लपटें उठने लगी। आसपास के लोगों ने आग को बुझाने का भी प्रयास किया, लेकिन आग ज्यादा लगने के कारण और फैल गई। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना पाकर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है
और आग लगने के कारण लाखों रुपए दुकान में रखा सामान जो था वो राख हो गया। हालांकि अभी अधिकारी इसकी साफ तौर पर पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। जहाँ तक आग लगने की बात है, ये अभी शायद संभवतः शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कितना नुकसान लगभग कितना नुकसान? ये तो देखो अनुमानित तो लाखों का है, लेकिन ये तो मालिक से पूछने में पता लग जाएगा। ऊपर काम कर रहे थे ऊपर सेकंड वाले मंजिल में, तो हमने मोटर चलाया। मोटर चलाने के बाद 5-7-10 मिनट के बाद ही हमें नीचे से धुआं आना शुरू हुआ। तो हमने ऊपर से ही आवाज़ लगाई पड़ोसी वालों को कि भाई देखियो हमारे यहाँ क्या धुआं हो रहा। तो उसके बाद जो ना फिर जैसे हमने देखा वो कहने लगे थी आग लग रही है यहाँ पे। तो इतनी देर में वो आग इतनी तेज़ पकड़ गई कि हमें उतरने का मौका ना, फिर दूसरी साइड से हम निकल के आए वहाँ से। मैं और मेरे दोनों बेटे थे। लगभग 15-20 लाख रुपए का जो हमारा लंबे लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों के आने का सिलसिला अब लगातार जारी है। उत्तराखंड के प्रवेश द्वारा कहे जाने वाले नारसन बॉर्डर पर जहां पहले 250 यात्रियों को लाया गया, तो वहीं फिर 107 प्रवासियों को उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से टिहरी व चमोली के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर झबरेड़ा विधायक देशराज कड़वाल ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक देशराज कड़वाल ने बताया कि केंद्र सरकार देश में हर जगह फंसे हुए यात्रियों को उनके घर पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, जो कि हर प्रदेश की सरकार अपने खर्च पर इन प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसी श्रृंखला में आज फिर 107 यात्रियों को गुड़गांव से उनके घर पहुंचाया जा रहा है। और वहाँ से 4 बसें लगाई गई थी और यहाँ से 6 बसें लगाई गई हैं। कुछ लोग चमोली के हैं, कुछ लोग टिहरी के हैं। तो जो चमोली के हैं उनको हमने यहीं रुकवा दिया है, क्योंकि वहाँ पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और मौसम भी ख़राब है। उनको हमने हरिद्वार में होल्ड करवा दिया है। बाकी टिहरी की बसें रवाना कर रहे हैं। गुरुकुल नारसन और सेल्टेक्स ये कार्यालय है, उसका प्रांगण है। जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी कर्मचारी काम करने वाले कामगार लोग जो बाहर रह रहे थे, गुड़गांव में 107 की संख्या यहाँ पर थी, उनको यहाँ से मैंने हरी झंडी दिखा करके टिहरी के लिए, चमोली के लिए रवाना किया है। और हमें जो है कि उत्तराखंड में आके बड़ी खुशी हुई है। जो सारे जितने भी हमारे गढ़वाली भाई लोग हैं, जो कि हमारी काफ़ी अच्छी सेवा हुई है और हमारे लिए जो है कि भोजन की भी व्यवस्था हुई है यहाँ पे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि जो कि हमारी सरकार ने हमारे लिए यहाँ पे सारी उपलब्धि दी। मंगलौर कोतवाली में साइबर क्राइम का मामला सामने आया है, जिसमें मंगलौर क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन राशन डीलरों को फोन पर ब्लैकमेल करते हुए फोन किया गया कि तुम राशन की कालाबाजारी करोगे, इससे तुम हमारे अकाउंट में 25,000 रुपए डाल दो, नहीं तो तुम्हारा काला चिट्ठा खोल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, फोन करने वाला अपने आप को जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से बात करता हुआ बताता है और ब्लैकमेलर ने अपना अकाउंट नंबर भी दिया है। परेशान राशन डीलर इकट्ठा होकर SMI मंगलौर के पास पहुंचकर बताया कि गरीबों को बांटे जाने वाले राशन के चलते दुकान में राशन अधिक है। इसके चलते कुछ लोग उनसे अवैध वसूली की मांग कर रहे हैं। एक नंबर से उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं और वो 25,000 खाते में डाले जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद संबंधित मामले में एक तहरीर मंगलौर कोतवाली में दी गई। मंगलौर कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। अलग नंबर था वो, भाषा से किसी उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।